A very happy good evening to all my dear students. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे, नवरात्रा को एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे से पूरा भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग अपने फिजिकल केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके एनसीईआरटी में ये 5th चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अभी तक 2 चैप्टर पढ़े हैं, तो उस हिसाब से ये हम लोग का 3rd चैप्टर होगा। और जो 3rd चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। अगर मैं आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं आपके एग्जैक्ट बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का है। मतलब इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 5 मार्क्स का पूछा जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात स्टूडेंट के लिए, सबसे रिलीफ वाली बात, राहत भरी बात स्टूडेंट के लिए ये होता है कि इस चैप्टर में सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल कंसेप्ट नहीं है। ऐसा तो खैर नहीं कर सकते कि न्यूमेरिकल्स नहीं है स्टूडेंट, न्यूमेरिकल इसमें भी है, लेकिन वो हायर क्लासेस में जाकर हम लोग पढ़ते हैं। अगर मैं आपके 12 पे बात करूं तो इसमें आपको न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ना है, तो कंप्लीटली थियोरेटिकल चैप्टर है। आप चैप्टर को अगर एक बार समझ गए तो लिटरली स्पीकिंग ये चैप्टर है बहुत आसान, बस आपको समझना है, कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है, और जिस तरीके से आप हार्ड वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट, उसी तरीके से करते रहिए। अपने कॉन्फिडेंस को, अपने एनर्जी लेवल को कम मत होने दीजिए। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, सरफेस केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम लोग पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, कुछ डिफरेंट टर्म्स को हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है इंटरफेस, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कि इंटरफेस क्या होता है। इस इंटरफेस को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक बीकर कंसीडर कर रहे हैं, एक बीकर कंसीडर कर रहे हैं, और इस बीकर में हम यहां पर लिक्विड ले रहे हैं। ये लिक्विड के फॉर्म में अभी हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को ले रहे हैं। हो सकता है कि आप यहां पर लिक्विड के फॉर्म में वाटर न लेके आप यहां अल्कोहल ले सकते हैं, आप यहां बेंजीन ले सकते हैं, आप यहां क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं, आप यहां फिनॉल ले सकते हैं। मतलब आप कोई भी सॉल्वेंट यहां ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड यहां ले सकते हैं। अब जरा देखिए आप यहां पे इस बीकर के, इस कंटेनर के बॉटम वाले पार्ट में आपने लिक्विड ले लिया, आपने लिक्विड ले लिया, आपने लिक्विड ले लिया, और इसके ऊपर जो है स्टूडेंट, इस जगह में, इस वैकेंट जगह में, इस खाली जगह में गैस भरा हुआ होगा, गैस भरा हुआ होगा, गैस फिल्ड अप होगा। अब जरा इस बीकर पे गौर करो, ऊपर में गैस है, ऊपर कंटेनर के अपर पार्ट में, बीकर के अपर पोर्शन में आपको गैस मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, और बीकर के बॉटम पोर्शन में आपको लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। बट एक बात पे जरा ध्यान देना, देखो इस जगह पे मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं। हकीकत में फैक्ट टू दी फैक्ट पे अगर मैं बात करूं तो ये वाला जगह बहुत पतला, बहुत बारीक होता है। मैं थोड़ा सा यहां पर बड़ा करके बना रहा हूं ताकि आपको क्लियरली दिख सके। तो देखिए, इस ऊपर वाला और इस नीचे वाले सरफेस के बीच में एक बहुत पतला सा लेयर होता है, एक बहुत बारीक सा जगह होता है, जहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स भी, माय डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये मैं गैस के मॉलिक्यूल्स को बना रहा हूं। इस पतले सी जगह में गैस के मॉलिक्यूल्स भी मिल रहे हैं, साथ ही साथ हमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी मिल रहे हैं। तो वो जगह जहां पर दोनों फेज के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, जरा गौर करना इस बात पे, वो जगह, वो एरिया, वो प्लेस, वो बाउंड्री, वो क्षेत्र, वो प्लेस जहां पर दोनों फेज के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, उसी जगह को, उसी एरिया को, उसी प्लेस को, उसी बाउंड्री को, उसी क्षेत्र को हम लोग इंटरफेस के नाम से जानते हैं, इंटरफेस के नाम से जानते हैं। इंटर का तो मतलब ही होता है डिफरेंट, और फेस का मतलब होता है प्लेस। वो प्लेस जहां पर दोनों अलग अलग फेज के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उसी जगह को हम लोग इंटरफेस कहते हैं। जैसे अगर मैं इस मिक्सचर को गैस और लिक्विड से मिलकर बनाया हूं तो इसे ऐसे लिखा जाएगा, गैस
गैस ऑब्लिक लिक्विड। ये जो स्टूडेंट यहां पर आपको यहां पर ये ऑब्लिक लिखा हुआ दिख रहा है, ये ऑब्लिक इंटरफेस का सिंबल को बताता है। इंटरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंटरफेस के सिंबल को दिखाने के लिए, इंटरफेस के सिंबल को दिखाने के लिए हम लोग या तो यहां पे ऑब्लिक यूज करते हैं या एक हाइफन यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहीं ये लिख रहा हूं कि गैस ऑब्लिक सॉलिड है, तो इसका मतलब है कि ये गैस और सॉलिड से मिलकर एक मिक्सचर को बनाया गया है। और ये इंटरफेस, ये ऑब्लिक बता रहा है इंटरफेस को, मतलब वो बहुत पतला सा जगह, वो बहुत बारीक सा जगह, वो बाउंड्री, वो प्लेस, वो एरिया जहां पर दोनों मतलब गैस और सॉलिड दोनों के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, उसे ही हम इंटरफेस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट इंटरफेस का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर इंटरफेस को आप तोड़ के समझना चाहें तो इंटर का मतलब होता है डिफरेंट और प्लेस का मतलब होता है, फेस का मतलब होता है प्लेस। डिफरेंट किसके लिए कहा गया? मॉलिक्यूल्स के लिए। दोनों अलग अलग फेस के मॉलिक्यूल्स जिस प्लेस पे पाए जाएंगे उसे इंटरफेस कहेंगे। दोनों अलग अलग फेस के हैं, इसीलिए सेपरेट करने के लिए हम लोग यहां पे हाइफन या ऑब्लिक को यूज करते हैं। अब समझिएगा बात को। हमारे चारों तरफ, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, वो सभी जगह, या हम कह सकते हैं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जितना भी रिएक्शन, जितना भी प्रोसेस इंटरफेस पर होता है, तो इंटरफेस पर होने वाले सभी रिएक्शन को स्टडी करने वाले ब्रांच को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब केमिस्ट्री का वो ब्रांच जहां पर हम इंटरफेस पर होने वाले रिएक्शन को पढ़ेंगे, उसे ही हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. Surface chemistry is the branch of chemistry where we study all the process taking place at the interface. इंटरफेस पर होने वाला सभी प्रोसेस, सभी फेनोमेनन, सभी केमिकल रिएक्शन, सभी अभिक्रिया को हम जहां पर पढ़ते हैं केमिस्ट्री के, उसी भाग को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। अब देखिए, इंटरफेस और सरफेस केमिस्ट्री के डेफिनेशन को समझने के बाद अब हम स्टूडेंट यहां पे आ रहे हैं अगला टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देंगे। अब लिखा हुआ है आपका एडजॉर्प्शन। जरा गौर करना स्टूडेंट, यहां पर ए के बाद मैं अल्फाबेट डी यूज कर रहा हूं, एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए, उससे पहले एडजॉर्प्शन को समझने के लिए आपको एक डायग्राम समझना होगा। जरा देखिए, आप यहां पे, मैं यहां पर कोई एक सॉलिड बॉडी कंसीडर कर ले रहा हूं, मैं यहां पे कोई भी एक सॉलिड बॉडी कंसीडर कर ले रहा हूं। इस सॉलिड बॉडी का ये अंदर वाला जो पोर्शन है इसे हम बल्क कहते हैं। अंदर वाले पोर्शन को हम लोग बल्क कहते हैं। इनर पोर्शन, जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में अंदर बाहर कहते हैं, आउटर इनर कहते हैं। थोड़ा उसी को केमिस्ट्री के टर्म्स में एक नाम दे दीजिए। अंदर वाले पोर्शन को क्या कहेंगे? बल्क। और बाहर वाले पोर्शन को क्या कहेंगे? सरफेस। बाहर वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं एडजॉर्प्शन को। एडजॉर्प्शन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर एक सॉलिड बॉडी को कंसीडर कर ले रहे हैं। ये क्या है? कोई एक सॉलिड बॉडी है, कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस रहा होगा, चाहे वो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, कोई एक सॉलिड बॉडी है। अच्छा, अब क्या देख रहे हैं आप? ये सॉलिड बॉडी का अंदर वाला पोर्शन है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बल्क। ये बाहर वाला पोर्शन है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस। चलो फिर से देखो, चलो मान लेते हैं कि ये एक आपका कोई सॉलिड बॉडी है, कुछ भी रहा होगा, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, एक सॉलिड बॉडी यहां पर प्रेजेंट है। अब इस सॉलिड बॉडी का ये अंदर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? बल्क। और ये बाहर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट? ये बाहर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? सरफेस। अब मैं क्या कर रहा हूं कि गैस मॉलिक्यूल या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल को इस सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में ला रहा हूं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी कोई गैस मॉलिक्यूल या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल सॉलिड के सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर आके जमा हो जाए, जब कोई गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड के सिर्फ और सिर्फ
सरफेस पर आके जमा हो जाए, तो वैसे ही प्रोसेस को हम लोग केमिस्ट्री में एडसॉर्प्शन कहते हैं। यहां भी देखो, जब कोई गैस या लिक्विड का मॉलिक्यूल सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में आया और आके सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर जाके जमा हो गया, तो इसी प्रोसेस को गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल के सॉलिड के सरफेस पर आके जमा हो जाना, इसी प्रोसेस को हम लोग एडसॉर्प्शन कहते हैं। अब मैं इसका पूरा डेफिनेशन आपको बताता हूं। देखिए, गैस और लिक्विड का मॉलिक्यूल जब सरफेस पर आके जमा हो गया, इकट्ठा हो गया या फिर चिपक गया, एडहेर हो गया, केमिस्ट्री में इंग्लिश में अगर बोल तो ADHERE, एडहेर हो गया, चिपक गया, तो उससे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सरफेस पर कंसंट्रेशन ज्यादा है और बल्क में कंसंट्रेशन कम है। सरफेस पर मात्रा ज्यादा है, लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल का अमाउंट ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है और बल्क में कम है। तो अब सुनो पूरा डेफिनेशन। जब कोई भी गैस या लिक्विड का मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के सरफेस पर आके जमा हो जाए, जिसकी वजह से गैस और लिक्विड का कंसंट्रेशन सरफेस पर ज्यादा और बल्क में कम हो जाए, तो इसी प्रोसेस को हम लोग एडसॉर्प्शन कहते हैं। अब देखिए, एडसॉर्प्शन होने के लिए दो कंपोनेंट का होना जरूरी है, एक आपका एडसॉर्बेट और एक आपका एडसॉर्बेंट। अच्छा स्टूडेंट, इस बात को ऐसे समझो जैसे कपल बनाने के लिए दो ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है, मेल का और फीमेल का। सॉल्यूशन बनाने के लिए दो कंपोनेंट का होना जरूरी है, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। उसी तरीके से एडसॉर्प्शन प्रोसेस को पूरा करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए दो कंपोनेंट का होना जरूरी है, एक एडसॉर्बेट और दूसरा क्या है, एडसॉर्बेंट। जो आके चिपकेगा, जो भी सब्सटेंस, गैस का सब्सटेंस हो जाए, लिक्विड का सब्सटेंस हो जाए, जो भी आके चिपकेगा, जो भी आके एडहेर होगा, जो भी आके जमा होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे एडसॉर्बेट। और जिसके सरफेस पर चिपकेगा वो कहलाएगा आपका एडसॉर्बेंट। देखिए, अब इस डायग्राम से देखिए, गैस और लिक्विड का मॉलिक्यूल ये आके सॉलिड के सरफेस पर चिपक रहा है। तो जो कोई भी आके सॉलिड के सरफेस पर चिपकेगा उसे ही हम कहेंगे एडसॉर्बेट। और जिसके सरफेस पर चिपका है उसे हम कहेंगे एडसॉर्बेंट। तो याद रखिएगा, एडसॉर्प्शन फेनोमेनन में दो कंपोनेंट होते हैं, एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट। जो भी सब्सटेंस बाहर से आके सरफेस पर चिपक रहा है, सरफेस पर जमा हो रहा है, उसे एडसॉर्बेट कहेंगे, और जिसके सरफेस पर जमा होगा उसे हम लोग एडसॉर्बेंट कहेंगे। अब देखिए, कुछ हम लोग एग्जांपल लेते हैं एडसॉर्प्शन का। इस प्रोसेस का हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहले डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लो, बाद में केमिस्ट्री का एग्जांपल लेना। आपके घर में जो दीवार है, उस दीवार को आप सुंदर बनाने के लिए, सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए आप पेंट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप एक बात बताओ, क्या पेंट जो है दीवार के अंदर घुस जाता है क्या पेंट जो है वो उस वॉल के बल्क में चला जाता है क्या? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ वॉल के सरफेस पर रह जाता है। तो पेंट क्या है? लिक्विड। जो दीवार आपने बनाया है वो क्या है? सॉलिड। आया कौन? लिक्विड। आया किसके सरफेस पर? सॉलिड के सरफेस पर। तो जरा देखो, प्रोसेस का नाम बताओ। सॉलिड के सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर, वॉल के सिर्फ और सिर्फ बाहरी क्षेत्र में पेंट, लिक्विड पेंट का आके चिपक जाना, सिर्फ सरफेस पर आके चिपक जाना, जिसकी वजह से हमें पेंट का मात्रा, पेंट का कंसंट्रेशन, पेंट का अमाउंट बाहरी दीवार पे ज्यादा दिख रहा है और अंदर वाला दीवार जो उसके अंदर है उस पे हमें कम दिख रहा है। इसी प्रोसेस को तो हम लोग एडसॉर्प्शन कहते हैं।
अब एडजॉर्प्शन में दो कंपोनेंट है, आया कौन, लिक्विड, तो यहां लिक्विड क्या हो गया, एडजॉर्बेट, और किसके सरफेस पे आया, दीवार के सरफेस पे, सॉलिड के सरफेस पे आया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एडजॉर्बेंट। अब एक बात और समझो, सबसे कॉमन एग्जांपल एडजॉर्प्शन का जो चल रहा है स्टूडेंट, वो तो आपके बोर्ड पे चल रहा है। मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट कि मैं इस मार्कर में इंक की मदद से मैं इस व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो इस मार्कर में जो इंक है इस बोर्ड के अंदर तो नहीं घुस जा रहा है, इस बोर्ड के अंदर तो नहीं घुस जा रहा है, वो इंक सिर्फ और सिर्फ इस व्हाइट बोर्ड के सरफेस पर जाके जमा हो रहा है, चिपक जा रहा है, एडहेयर हो रहा है। तो स्टूडेंट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस मार्कर में रहने वाले लिक्विड इंक का व्हाइट बोर्ड के सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर जाके जमा हो जाना, जिसकी वजह से इंक की मात्रा सरफेस पर ज्यादा और बोर्ड के अंदर कम दिखे, इसी प्रोसेस को तो हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। आया कौन, मार्कर का इंक, तो वो मार्कर का इंक कहलाएगा एडजॉर्बेट, और किसके सरफेस पर आया, इस व्हाइट बोर्ड के सरफेस पर आया, तो इंक तो कहलाएगा एडजॉर्बेट और खुद बोर्ड कहलाएगा आपका एडजॉर्बेंट। तो ये बात आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से समझिएगा बात को, आपके एनसीईआरटी में जो एडजॉर्बेंट सॉलिड का जो एग्जांपल लिया है, वो सॉलिड का एग्जांपल क्या क्या लिया है स्टूडेंट, उसको देखिए। सॉलिड के एग्जांपल के रूप में आपको सिलिका जेल लिया है, सिलिका जेल लिया है। अब बोलेंगे सर ये सिलिका जेल क्या है, आप कई बार सिलिका जेल को देखे हुए हैं, आप कई बार सिलिका जेल को टच किए हुए हैं, आप कई बार सिलिका जेल का यूज किए हुए हैं। मैं बताता हूं कैसे। जब आप मार्केट में कोई नया शूज लेने जाते होंगे, नया स्लीपर लेने जाते होंगे, तो एक छोटे से व्हाइट कलर के पाउच में उस जूते के अंदर डाल के आपको जो मटेरियल देता है, उसी छोटे से पाउच में, व्हाइट जो आपका छोटा सा पाउच रहता है, उसमें जो भी मटेरियल भरा हुआ है वो है आपका सिलिका जेल। अच्छा चलिए मान लेते हैं, शूज वाला एग्जांपल को हटा देते हैं। कभी ट्रॉली बैग तो खरीदे होंगे, अरे कभी अपने कंधे में, बैग में जिसमें आप बुक्स को डालकर ट्रैवल करते हैं, अपने स्कूल कॉलेज जाते हैं, उसमें भी कई बार जब अच्छे क्वालिटी का आप बैग लेते हैं तो एक छोटा सा व्हाइट कलर का पाउच में कुछ मटेरियल डाल के दिया हुआ रहता है, वही मटेरियल आपका क्या है स्टूडेंट, सिलिका जेल है। तो सिलिका जेल एनसीईआरटी भी एग्जांपल के रूप में दिया है, किसका एग्जांपल, एडजॉर्बेंट का एग्जांपल। और भी सुनिए और क्या दिया हुआ है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये भी एडजॉर्बेंट है, मतलब सॉलिड का सरफेस है जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। और भी होता है एक्टिवेटेड चारकोल, कुछ एग्जांपल याद रखो, दैट्स इट, बहुत है। एक्टिवेटेड चारकोल, अब एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट छोटे से क्लास में, जूनियर क्लास में आप लोगों ने कार्बन का डिफरेंट एलोट्रॉप्स तो पढ़ा होगा। कार्बन का कुछ एलोट्रॉप्स का नाम डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्यूलेरीन है, कोल है, कोक है, और वही आपका चारकोल है। चारकोल लकड़ी कोयला, चारकोल लकड़ी कोयला, वुड चारकोल लकड़ी कोयला। तो वैसा चारकोल जिसके एडजॉर्प्शन को बढ़ा दिया गया है, वैसा चारकोल जिसके एडजॉर्प्शन को बढ़ा दिया गया है, उसे ही हम कहते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। तो देखो अब इसका एग्जांपल आ रहा है एडजॉर्प्शन का। एडजॉर्प्शन का एग्जांपल क्या बोला, सिलिका जेल को लेके बोला गया। अब मैं यहां पर स्टूडेंट देखिए, मैं इसे मिटा के बता रहा हूं। मैंने क्या किया कि एडजॉर्प्शन के एग्जांपल को बताने के लिए मैं एडजॉर्बेंट के रूप में सिलिका जेल लिया और एडजॉर्बेट के रूप में वाटर वेपर लिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, एडजॉर्बेट के लिए मैं वाटर वेपर ले रहा हूं, वाटर वेपर मैं यहां पर ले रहा हूं, और एडजॉर्बेंट के रूप में मैं यहां पर सिलिका जेल ले रहा हूं। ये मैंने क्या बना दिया, सिलिका जेल बना दिया। और जैसे ही इस सिलिका जेल के कांटेक्ट में वाटर वेपर आता है, तो ये सिलिका जेल जो है इस वाटर वेपर को अपने सरफेस पर, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर जमा कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, चिपका लेता है। तो वाटर वेपर का सिलिका जेल के सरफेस पर आके एक्यूमुलेट हो जाना, जमा हो जाना, चिपक जाना, एडहेयर हो जाना। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एडजॉर्प्शन। याद रखिएगा स्टूडेंट। और एडजॉर्प्शन के दो कंपोनेंट, जो सरफेस की तरफ आएगा,
एडजॉर्बेंट, और जिसके सरफेस पर आएगा वो जो सरफेस पर आएगा वो एडजॉर्बेट, और जिसके सरफेस पर आया है ये कहलाएगा आपका एडजॉर्बेंट। सीधा सीधा गैस और लिक्विड का मॉलिक्यूल जो आ रहा है उसको हम लोग एडजॉर्बेट कहेंगे, और जिसके सरफेस पर जो सॉलिड का सरफेस है उसे हम लोग एडजॉर्बेंट कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं इंटरफेस क्या होता है, सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ रहे हैं स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को समझेंगे। देखिए दोनों वर्ड्स के लिखे गए, दोनों टर्म्स के वो लिखे गए अल्फाबेट को गौर कीजिए। एडजॉर्प्शन में ए के बाद डी लिखा हुआ है और एब्जॉर्प्शन में ए के बाद बी अल्फाबेट लिखा हुआ है। तो आप इस वर्ड को ध्यान, दोनों अलग अलग चीज है। एग्जाम में आपसे एडजॉर्प्शन पूछ रहा है कि एब्जॉर्प्शन पूछ रहा है, इसे आप गौर कर लेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल एब्जॉर्प्शन को समझेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन को। तो देखिए एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक सॉलिड बॉडी लिए, ये कोई सॉलिड बॉडी रहा होगा। अच्छा, सॉलिड बॉडी के रूप में हम लोग यहां पर क्या ले रहे हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। सॉलिड बॉडी के रूप में हम लोग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले लिए। और हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कोई एक लिक्विड का मॉलिक्यूल ले रहे हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल के रूप में हम लोग यहां पर क्या ले लेते हैं, वाटर वेपर ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा अब क्या हो रहा है, जब लिक्विड का मॉलिक्यूल, माय डियर स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे आप, जब लिक्विड का मॉलिक्यूल सॉलिड के सिर्फ बल्क में आकर जमा हो जाए, ये अंदर वाला पोर्शन है ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बल्क। ये बाहर वाला पोर्शन था ना, इसे हम लोग क्या कहते थे, सरफेस। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, अब जो ये लिक्विड मॉलिक्यूल है वो सॉलिड के बल्क में जा रहा है, सरफेस में नहीं जा रहा है, अब इस बार बल्क में जा रहा है। तो जब लिक्विड का मॉलिक्यूल या फिर गैस का मॉलिक्यूल सॉलिड के बल्क में जाकर जमा हो जाए, बल्क में जाकर मिल जाए, तो ऐसे ही प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब मैं दोनों डायग्राम बना रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, दोनों डायग्राम बना रहा हूं। ये क्या है, सॉलिड बॉडी। ये अंदर वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, बल्क। ये बाहर वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सरफेस। और यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है कि लिक्विड का मॉलिक्यूल कहां जाके जमा हो गया है, ये सरफेस पर जाके जमा हो गया है। तो जब लिक्विड या गैस का मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर जाके जमा होगा तो क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। लेकिन वही लिक्विड और गैस का मॉलिक्यूल जब सरफेस के बजाय बल्क में जाके जमा हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहां होता है, सरफेस के ऊपर। एब्जॉर्प्शन कहां होता है, बल्क में होता है। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए अब आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल क्या दिया है, अगर आप एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल बता रहे हैं, माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये मैं थोड़ा बड़ा सा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ए के बाद बी है, एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन है। और यहां मैं लिख रहा हूं इसके लिए एडजॉर्प्शन, देखिए ये डी लिखा हुआ है, एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन। तो आपके एनसीईआरटी में क्या किया है, एडजॉर्प्शन के एग्जांपल को बताने के लिए यहां पर सिलिका जेल ले लिया है। तो जब वाटर वेपर सिलिका जेल के कांटेक्ट में आता है तो वो वाटर वेपर सिलिका जेल के सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर जमा होता है। तो वाटर वेपर का सिलिका के साथ जो एग्जांपल होगा वो एडजॉर्प्शन का एग्जांपल होगा। लेकिन उसी वाटर वेपर का जब कैल्शियम क्लोराइड के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो वो वाटर वेपर कैल्शियम क्लोराइड के बल्क में चला जाता है। तो जब वाटर वेपर को कैल्शियम क्लोराइड के साथ लिखा रहे तो वो एग्जांपल हो जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन का। और एब्जॉर्प्शन का तो बहुत सारा एग्जांपल स्टूडेंट आप लोग देखे होंगे, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको लेके समझा देता हूं। नवरात्रा है तो नवरात्रा में हम लोग स्वीट्स खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं। तो जब आप स्वीट शॉप पे जाते हैं वहां पर आप यम्मी यम्मी रसगुल्ला देखते हैं स्टूडेंट। तो क्या देखते हैं, रसगुल्ला को बनाने के बाद, छोटे छोटे बॉल्स को बनाने के बाद उसको चीनी के चाशनी में डालता है। तो वो चीनी के चाशनी में जब डालता है तो वो शुगर मॉलिक्यूल जो है, शुगर के पार्टिकल जो है वो छोटे छोटे सॉलिड जो बॉल होते हैं रसगुल्ला के, उसके अंदर चला जाता है। चीनी का चाशनी उस बॉल के अंदर चला जाता है। तो चीनी का चाशनी कहां गया, लिक्विड कहां चला गया,
सॉलिड के बल्क में चला गया। वही तो एग्जांपल आपका एब्जॉर्प्शन का है। तो सिंपल, लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एग्जांपल को याद रखिएगा, जब वाटर वेपर को एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के कांटेक्ट में लेके जाते हैं तो वाटर वेपर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के बल्क में चला जाता है। इसीलिए वाटर वेपर का एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ एग्जांपल को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहेंगे। और उसी वाटर वेपर का जब सिलिका जेल के साथ एग्जांपल दिखा जाएगा तो उसे हम लोग एडजॉर्प्शन कहेंगे। एडजॉर्प्शन क्यों कहेंगे? क्योंकि वाटर वेपर यहां सरफेस पर जमा होता है, वाटर वेपर यहां बल्क में जमा होता है। अगर वाटर वेपर लिक्विड का मॉलिक्यूल, गैस का मॉलिक्यूल सॉलिड के बल्क में गया तो उसे हम लोग एब्जॉर्प्शन कहेंगे। लेकिन अगर वही लिक्विड का मॉलिक्यूल या फिर गैस का मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पर गया तो उसे हम लोग एडजॉर्प्शन कहेंगे। बाहर का एरिया को क्या कहेंगे? सरफेस। अंदर के एरिया को क्या कहेंगे? बल्क। जो आके चिपकेगा उसे क्या कहेंगे? एडजॉर्बेट। और जिसके ऊपर आएगा उसे क्या कहेंगे? एडजॉर्बेंट। तो जरा गौर करना, एब्जॉर्प्शन में भी, एब्जॉर्प्शन फिनोमेनन में भी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट है। एडजॉर्प्शन प्रोसेस में भी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट है। तो अब बात आया कि जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट का यूज होता है तो फिर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? तो स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडजॉर्प्शन एंड द एब्जॉर्प्शन। तो आइए अब इस बात को देख लेते हैं कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन कहां होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका अल्फाबेट क्या है? ए के बाद डी। इसका अल्फाबेट क्या है? ए के बाद बी। एडजॉर्प्शन बोला जाए तो कहां होगा? बाहर, मतलब सरफेस पर। एब्जॉर्प्शन बोला जाए तो कहां होगा? अंदर, मतलब बल्क में। खैर, अभी हम लोग एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस को स्टडी कर लेते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो अब हम लोग इस स्टेज पे आ गए हैं कि हम लोग अब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच के डिफरेंस को, अंतर को हम लोग समझ सके। मैं थोड़ा सा यहां पर पेन का कलर चेंज कर रहा हूं। मैं ए के बाद लिख रहा हूं डी और पढ़ रहा हूं एडजॉर्प्शन। ए के बाद मैं लिख रहा हूं बी और इसे पढ़ रहा हूं एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं एडजॉर्प्शन का, तो एडजॉर्प्शन में लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल कहां पर आके जमा होते हैं? सरफेस पर। तो कहा गया कि एडजॉर्प्शन जो है ये सरफेस पर होने वाला प्रोसेस है। लेकिन एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, तो एब्जॉर्प्शन में हम लोग क्या देख रहे थे कि लिक्विड और गैस का जो मॉलिक्यूल है वो अंदर वाले पोर्शन में, मतलब सॉलिड के बल्क में चला जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क में होने वाला प्रोसेस है। ये था पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इसमें क्या बोला गया कि जो लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल का जो मात्रा है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इज मोर। कहां मात्रा ज्यादा देखने को मिलता है? सरफेस में। सरफेस पर हो रहा है तो सरफेस पर ही मात्रा ज्यादा होगा, अमाउंट ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज मोर ऑन द सरफेस एज कंपेयर टू द बल्क। मैं काम की बातें लिख रहा हूं, नोट्स में आपको डिटेल से मैं लिख के दे दिया हूं। जितना जरूरत है मैं उतना ही कीवर्ड को मैं सिर्फ यहां पर लिख रहा हूं। तो एडजॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पर होता है, एडजॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पर होता है, इसीलिए सब्सटेंस का मात्रा सरफेस पर ज्यादा होता है। इसमें हमें क्या देखने को मिला कि लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल कहां चले गए? बल्क में चले गए। तो हम कह सकते हैं यहां पर सब्सटेंस का मात्रा कहां ज्यादा होता है? बल्क में ज्यादा होता है, बल्क में। लेकिन हम लोग कह सकते हैं अच्छा, बल्क में हर जगह सेम होता है, बल्क में हर जगह सेम होता है। यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए कि ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन आपका सरफेस है। तो देखिए यहां जमा हुआ, यहां जमा हुआ, थोड़ा यहां जमा हुआ, लेकिन नीचे वाले पोर्शन में नहीं जा सका। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि सरफेस पर कंसंट्रेशन आपका यहां पर ज्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू द बल्क। लेकिन अगर आप बात करेंगे एब्जॉर्प्शन में, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? लिक्विड और गैस का मॉलिक्यूल बल्क में चला जाता है और बल्क में हर जगह चला जाता है, बल्क में हर जगह चला जाता है। तो हर जगह हमें मात्रा बराबर दिख रहा है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि एब्जॉर्प्शन में लिक्विड या फिर गैस का अमाउंट और कंसंट्रेशन हर जगह सेम रहता है, सेम थ्रू आउट द मटेरियल। देखो इस डायग्राम से समझो, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं मानता हूं कि यहां पर एडजॉर्प्शन में गैस और लिक्विड का मॉलिक्यूल सरफेस पर आके जमा होता है, लेकिन देखो इस अपर सरफेस पर जमा हुआ,
इस राइट वाले सरफेस पर कुछ जमा हुआ, इस लेफ्ट वाले सरफेस पर कुछ जमा हुआ, और इक्का दुक्का कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल था जो बॉटम वाले सरफेस पर जाके जमा हुआ। सरफेस पर तो जाके जमा हुआ, लेकिन क्या हर सरफेस पर सेम है? नहीं, हर सरफेस पर सेम नहीं है। ऊपर वाले सरफेस पर ज्यादा है, नीचे वाले सरफेस पर कम है। लेकिन यहां सरफेस का कंपैरिजन नहीं करना है, यहां कंपैरिजन करना है सरफेस का बल्क के साथ, बाहर वाले एरिया का अंदर वाले एरिया के साथ। तो एडजॉर्प्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सरफेस पर कंसंट्रेशन ज्यादा है और बल्क में कंसंट्रेशन कम है। इसमें क्या देखने को मिला कि लिक्विड और गैस का मॉलिक्यूल कहां चला गया? अंदर वाले एरिया में, बल्क में गया। और बल्क में हमें हर जगह लिक्विड का या फिर गैस का अमाउंट, कंसंट्रेशन सेम दिख रहा है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर एब्जॉर्प्शन हुआ है, अगर लिक्विड और गैस का मॉलिक्यूल सॉलिड के बल्क में गया है, तो वो बल्क के हर रीजन में, अंदर वाले हर पोर्शन में एक समान ही आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल कंसिडर करो बच्चे रसगुल्ले का। रसगुल्ला को आप पहला बाइट खाओ या फिर उसका आखिरी बाइट खाओ, उसका मिठास तो आपको कम नहीं लगता है, जस्ट बिकॉज जो चीनी का चाशनी था वो रसगुल्ला के अंदर वाले हर पोर्शन में जाके जमा हो गया है। बल्क में हर जगह इक्वल मात्रा में जाके जमा हुआ है चीनी का मॉलिक्यूल, चीनी का पार्टिकल, शुगर का पार्टिकल, इसीलिए आपको मिठास एक समान दिख रहा है। तो यही बात तो मैं एब्जॉर्प्शन में आपको यहां पर समझा रहा हूं कि अगर एब्जॉर्प्शन होगा या फिर अगर एब्जॉर्प्शन हुआ है और लिक्विड का मॉलिक्यूल सॉलिड के बल्क में गया है, तो वो बल्क में हर जगह प्रेजेंट होगा, इसीलिए कहते हैं सेम थ्रू आउट द मटेरियल। अब सुनिए ध्यान से थर्ड डिफरेंस इसके बीच में। एब्जॉर्प्शन जो है वो शुरू में, मैं यहां पर लिख रहा हूं इनिशियली, शुरू में इनिशियली जो होता है, शुरू में जो होता है वो फास्ट होता है, लेकिन बाद में क्या होता है? बट स्लोज डाउन लेटर ऑन, बट स्लोज डाउन लेटर ऑन, आफ्टरवर्ड्स या लेटर ऑन। शुरू में एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, बाद में जैसे जैसे समय बीतते जाता है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्लो होते जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं इस बात को अभी तुरंत एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी डिफरेंस के हिसाब से समझ लो कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस के होने का जो स्पीड है, मतलब लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल का सॉलिड के सरफेस पर आके चिपकने का जो स्पीड है, शुरू में तेज होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते चला जाएगा वो लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल का सॉलिड के सरफेस पर आके चिपकने का जो स्पीड होगा वो कम होते चला जाएगा। लेकिन बात करेंगे एब्जॉर्प्शन का, तो इट टेक्स प्लेस विथ द यूनिफॉर्म रेट। कहने का मतलब सेम स्पीड से चलते रहता है। जितना स्पीड स्टार्टिंग में रहता है उतना ही स्पीड कुछ देर के बाद होता है और उतना ही स्पीड रिएक्शन के बिल्कुल लास्ट में होता है। तो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में स्पीड लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल का बल्क में जाने का जो स्पीड है लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल का वो सेम रहता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म रेट से होता है। लेकिन इसमें शुरू में ज्यादा बाद में कम, इसीलिए ये नॉन यूनिफॉर्म रेट से होता है, या कह सकते हैं शुरू में ज्यादा और आखिरी में आपका कम। उसके बाद स्टूडेंट पॉइंट नंबर अगर हम फोर्थ पे बात करेंगे तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड होगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। और अगर फिफ्थ पॉइंट में बात करेंगे तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो एब्जॉर्प्शन जो है वो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि जब एब्जॉर्प्शन होगा तो वहां एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी बाहर चला जाता है, लेकिन जहां एब्जॉर्प्शन होगा वहां एनर्जी अंदर जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब यहां से हीट एनर्जी रिलीज होता है, हीट एनर्जी रिएक्शन से बाहर जाता है। एब्जॉर्प्शन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब यहां हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, यहां हीट एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा, हीट एनर्जी यहां आपको लगाना पड़ेगा, यहां हीट एनर्जी आपको मिलेगा, हीट यहां रिलीज होगा, हीट यहां एब्जॉर्ब होगा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अगर जोड़ना चाहते हैं तो सिक्स डिफरेंस में आप क्या जोड़ेंगे? मैं ऊपर लिख देता हूं, सिक्स डिफरेंस में क्या लिखेंगे आप? मैं यहां पर कह रहा हूं वाटर वेपर, और यहां पर भी मैं कह रहा हूं वाटर वेपर। अब बताओ कि सॉलिड में क्या ले लूं,
एब्जॉर्बेंट के रूप में क्या ले लूं कि वो एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल हो जाए। तो H2 वेपर ऑन सिलिका जेल अगर बोला जाए तो ये एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है। और H2 वेपर वाटर वेपर, H2O वेपर वाटर वेपर को जब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ अगर लिख दिया जाए तो ये आपका एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है, एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है। तो उम्मीद करता हूं कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में आपको जो डिफरेंस है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग अब देखिए उसी में हम लोग अगले टॉपिक की तरफ आ रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस को समझने जा रहे हैं। अब यहां इस मैकेनिज्म से हम लोग का दो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला कि आखिर एड्सॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पर ही क्यों होता है। अब पॉइंट नंबर 2 कि एड्सॉर्प्शन का जब प्रोसेस होता है तो वो स्टार्टिंग में तो रैपिड होता है, स्टार्टिंग में तो फास्ट होता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे स्लो डाउन होते जाता है। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर हमें एड्सॉर्प्शन के मैकेनिज्म से समझ में आएगा। मैं दो डिफरेंट एग्जांपल लेकर आपको एड्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म को समझाऊंगा। आइए देखते हैं। देखिए इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले एक यहां पर बीकर ले लिया। मैंने यहां एक बीकर ले लिया। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा यहां पर इसको बीच में बना रहा हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। मैं यहां पर बीकर ले लिया। इस बीकर में मैं यहां पर लिक्विड मॉलिक्यूल को लिया, और इस लिक्विड मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में कौन आ रहा है, गैस का मॉलिक्यूल आ रहा है। ठीक है, अब इस लिक्विड मॉलिक्यूल में मैं यहां पर दो पार्टिकल ले रहा हूं। एक पार्टिकल को मैं यहां पर सरफेस पर ले रहा हूं, बिल्कुल ऊपर में ले रहा हूं, सरफेस में ले रहा हूं, और एक पार्टिकल को मैं यहां में बल्क में ले रहा हूं। एड्सॉर्प्शन के मैकेनिज्म को समझाने के लिए मैं मिक्सचर लिया, और ये मिक्सचर किस किस के मिलने से बना है, गैस का और लिक्विड के मिलने से बना है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, गैस लिक्विड मिक्सचर, और ये ऑब्लिक लाइन किसको बता रहा है, इंटरफेस को बता रहा है। चलिए अब देखिए आप जरा ये जो पार्टिकल है जो लिक्विड के अंदर है, इस पार्टिकल को देखिएगा, और ये जो पार्टिकल है जो बिल्कुल अपर पोर्शन पे है, सरफेस पर है, उसको देखिएगा। दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल बल्क में है और एक पार्टिकल आपका सरफेस पर है। सरफेस वाला ये पार्टिकल आपको दिख रहा होगा, बल्क वाला ये पार्टिकल आपको दिख रहा है। अब देखिए इस बल्क वाले पार्टिकल पे जरा गौर कीजिएगा। इधर भी लिक्विड का मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इधर भी लिक्विड का मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ऊपर भी लिक्विड का मॉलिक्यूल ही इसको अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे भी लिक्विड का मॉलिक्यूल ही इसको अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे भी लिक्विड का मॉलिक्यूल ही इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ऊपर भी लिक्विड का मॉलिक्यूल ही इसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो पार्टिकल बल्क में है उस पार्टिकल पे इक्वल फोर्स लग रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ। जो भी पार्टिकल बल्क में है उस पार्टिकल के ऊपर इक्वल फोर्स लग रहा है और इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि इधर से भी सॉलिड, इधर से भी लिक्विड ही खींच रहा है, इधर से भी राइट से भी लिक्विड ही पुल कर रहा है, ऊपर से भी लिक्विड ही इस पार्टिकल को पुल कर रहा है, और नीचे से भी लिक्विड के मॉलिक्यूल ही इस पार्टिकल के ऊपर पुल कर रहा है। मतलब इस पार्टिकल के ऊपर चारों तरफ से लिक्विड के मॉलिक्यूल ही अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब इस बल्क में रहने वाले पार्टिकल के ऊपर इक्वल फोर्स लग रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ लग रहा है। लेकिन जरा आप यहां पे गौर करेंगे, जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर है उस पे गौर करेंगे। ऊपर इसे गैस का मॉलिक्यूल पुल कर रहा है, क्योंकि यहां तो गैस भरा हुआ है। ऊपर इस पार्टिकल को गैस का मॉलिक्यूल पुल कर रहा है, नीचे इस पार्टिकल को लिक्विड का मॉलिक्यूल पुल कर रहा है। फिर से देखिए, ऊपर की तरफ इस पार्टिकल को गैस का मॉलिक्यूल पुल कर रहा है, नीचे की तरफ इस पार्टिकल को लिक्विड का मॉलिक्यूल पुल कर रहा है। इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ गैस का मॉलिक्यूल पुल कर रहा है, लेकिन नीचे की तरफ लिक्विड का मॉलिक्यूल पुल कर रहा है। तो सरफेस पर रहने वाले पार्टिकल्स के ऊपर अनइक्वल फोर्स लग रहा है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड के साथ लग रहा है। ऊपर से जहां गैस के मॉलिक्यूल इसको पुल कर रहे हैं, नीचे से इस पार्टिकल को लिक्विड के मॉलिक्यूल पुल कर रहे हैं। तो यहां सरफेस पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, लेकिन बल्क में आपका बैलेंस फोर्स लग रहा है।
तो सरफेस पे रहने वाले पार्टिकल का अनबैलेंस फोर्स लगने के कारण से वो अनस्टेबल होता है, और इसीलिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने फोर्स को बैलेंस करने के लिए वो दूसरे पार्टिकल को, मतलब दूसरे पार्टिकल को, लिक्विड गैस के पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, और आने वाला पार्टिकल यहीं पर अनबैलेंस फोर्स होने के कारण से यहीं पर जाके एक्यूमुलेट होता है, और इसीलिए एडजॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पर होता है। बल्क में तो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, आपका इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, इक्वल डायरेक्शन में से, हर डायरेक्शन में से इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। इसके कारण से यहां पर फोर्स बैलेंस है, यहां पे रहने वाला पार्टिकल स्टेबल है, और जब पार्टिकल स्टेबल है तो वो अपने सराउंडिंग में रहने वाले पार्टिकल पे किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाता है, इसीलिए कोई भी पार्टिकल बल्क में नहीं आना चाहता है। यही वजह है कि जो एडजॉर्प्शन है वो आपका बल्क में ना होकर सरफेस पर होता है। सीधा सीधा बल्क में बैलेंस्ड फोर्स होता है, सरफेस पे अनबैलेंस फोर्स होता है। इस अनबैलेंस फोर्स के कारण से यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए एडजॉर्प्शन सरफेस पर होता है। यहां बल्क में आपका बैलेंस्ड फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए पार्टिकल बल्क में नहीं आता है, और इसीलिए एडजॉर्प्शन बल्क में नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि एडजॉर्प्शन सरफेस पर क्यों हुआ और एडजॉर्प्शन बल्क में क्यों नहीं हुआ। इसी बात को मैं एक और एग्जांपल से समझाने जा रहा हूं, तो आप यहाँ प्लीज ध्यान दीजिएगा इस बात को। देखिए मैं यहां पर इस बार एक्टिवेटेड चारकोल का एग्जाम्पल ले रहा हूं। चारकोल, एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। तो ये देखिए आप ध्यान से, मैं यहाँ कार्बन का एलोट्रॉप्स ले रहा हूं, कार्बन का यहाँ पे मैं एलोट्रॉप्स ले रहा हूं। आप ध्यान देंगे स्टूडेंट इस बात को। देखिए कार्बन का एलोट्रॉप्स, आप ये बात बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे कि कार्बन का वैलेंसी जो होता है स्टूडेंट वो 4 होता है। तो जरा आप यहां पर देखेंगे, देखिए ये कार्बन का एलोट्रॉप्स है, चारकोल है, एक्टिवेटेड चारकोल है। अब आप क्या कीजिए, एक पार्टिकल को बल्क में लीजिए और एक पार्टिकल को सरफेस पर लीजिए। तो ये वाला पार्टिकल जो अंदर है, जो बल्क में है, इसे मैं ले रहा हूं। ये जो पार्टिकल सरफेस पर है इसे मैं ले रहा हूं आपको एडजॉर्प्शन को समझाने के लिए। जरा आप गौर करेंगे, इस कार्बन के ऊपर देखिए लेफ्ट में कार्बन है, इसी कार्बन में देखिए राइट में भी कार्बन है, टॉप में भी कार्बन है और बॉटम में भी कार्बन है, और इस कार्बन का चारों वैलेंसी भी सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब बल्क में जो कार्बन एटम प्रेजेंट है, बल्क में जो पार्टिकल प्रेजेंट है, उस पर इक्वल फोर्स लग रहा है, उस पर इक्वल फोर्स लग रहा है और इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ ही लग रहा है। तो बल्क में जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस फोर्स है। क्यों? जितना फोर्स लेफ्ट से लग रहा है उतना ही फोर्स राइट से लग जा रहा है, जितना फोर्स टॉप से लग रहा है उतना ही फोर्स राइट में, उतना ही फोर्स बॉटम में लग रहा है। क्यों? लेफ्ट में भी कार्बन है, राइट में भी कार्बन है, टॉप में भी कार्बन है, बॉटम में भी कार्बन है। तो इक्वल इक्वल फोर्स लगा रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड से लगा रहा है। इसीलिए बल्क में जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस्ड फोर्स है। इस बैलेंस फोर्स के कारण से जो बल्क में रहने वाला पार्टिकल है वो स्टेबल है। लेकिन आप चलिए यहां सरफेस पर देखिए, आप क्या देख रहे हैं, इस साइड से तो कार्बन पार्टिकल, कार्बन एटम फोर्स लगा रहा है, लेकिन इधर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। नीचे देखिए, नीचे वाले पोर्शन से कार्बन का एटम फोर्स लगा रहा है, लेकिन ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। तो इस कार्बन के पास, इस कार्बन एटम के ऊपर, इस सरफेस वाले पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स इक्वल नहीं है, लगने वाला फोर्स इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये सरफेस पे रहने वाले पार्टिकल जो हैं वहां पर अनबैलेंस फोर्स काम कर रहा है। इस अनबैलेंस फोर्स के कारण से यहां के पार्टिकल जो हैं वो अनस्टेबल फील करते हैं, और अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपने अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये बाहर सराउंडिंग में रहने वाले पार्टिकल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, और इसीलिए पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर आके जमा होता है। तो कंक्लूसिव पॉइंट क्या निकला? बल्क में बैलेंस फोर्स होता है, पार्टिकल सेटिस्फाइड होते हैं, स्टेबल होते हैं, इसीलिए कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाते हैं, और इसीलिए कोई भी पार्टिकल एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में बल्क में नहीं आता है। लेकिन सरफेस पे रहने वाला पार्टिकल के पास अनबैलेंस फोर्स होता है, अनसेटिस्फाइड वैलेंसी होता है, और इसीलिए ये यहां पर ये जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, और इसीलिए पार्टिकल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के कारण से सिर्फ और सिर्फ आके
आपका सरफेस पर जमा होता है, इकट्ठा होता है, और इसीलिए एडजॉर्प्शन हमें आपको सरफेस पर देखने को मिलता है। तो कंक्लूसिव पॉइंट क्या निकल के आया? सरफेस के पास अनबैलेंस फोर्स है, बल्क के पास बैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स होने के कारण से एडजॉर्प्शन सरफेस पर होता है, बैलेंस फोर्स होने के कारण से जो एडजॉर्प्शन है वो बल्क में नहीं होता है। इसी अनबैलेंस्ड फोर्स को किताब में एक्टिव सेंटर लिखा हुआ रहता है। तो सीधा सीधा कंक्लूसिव एक वर्ड में अगर आपको बोलना है आंसर तो क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में सरफेस पे एक्टिव सेंटर होता है, अनबैलेंस फोर्स को ही कहते हैं। सरफेस पे एक्टिव सेंटर होता है, इसीलिए एडजॉर्प्शन सरफेस पर होता है। लेकिन बल्क में एक्टिव सेंटर नहीं होता है, इसीलिए एक्टिव सेंटर नहीं होता है, इसीलिए एडजॉर्प्शन नहीं होता है। एक बात और स्टूडेंट, अब जरा आप यहां इस बात को ऐसे समझो, ये जो पार्टिकल है उसका देखिए सिर्फ ये वाला एरिया, ये बाहर बाहर वाला एरिया जो है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, तो ये इसका सरफेस एरिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पार्टिकल को दो भाग में तोड़ दे रहा हूं। तो जब दो भाग में तोड़ दिया तो जरा गौर करना, अब देखो यहां पर ये वाला पार्टिकल भी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा, ये भी 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 कांटेक्ट में आएगा। तो जरा देखो अब यहां पर, अब जो इसका जो फ्री वैलेंसी है, देखिए ये फ्री वैलेंसी, देखिए ये फ्री वैलेंसी, अब फ्री वैलेंसी पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया। इधर भी देखो, अब फ्री वैलेंसी यहां पर पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया। पहले क्या था, फ्री वैलेंसी सब सिर्फ इधर इधर था, लेकिन यहां बीच से जब हम तोड़ दिए, बीच से जब इसको हम तोड़ दिए तो अब यहां भी फ्री वैलेंसी जनरेट हो गया। इधर से देखो, यहां भी फ्री वैलेंसी जनरेट हो गया। तो पहले के कंपैरिजन में सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या हुआ, आपका एक्टिव सेंटर बढ़ गया, अनबैलेंस फोर्स बढ़ गया, एक्टिव सेंटर बढ़ गया। तो यही कहा जाता है कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एक्टिव सेंटर उतना ज्यादा होगा, और एक्टिव सेंटर जितना ज्यादा होगा एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। तो मैंने अभी तक आपको कंक्लूसिव पॉइंट क्या बताया कि वो प्लेस, वो एरिया जहां पर दोनों फेस के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उसे इंटरफेस कहते हैं, और इंटरफेस को हम लोग हाइफन से या स्लैश से दिखाते हैं। और इंटरफेस पे होने वाले हर एक रिएक्शन को स्टडी करना उसे सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। जब लिक्विड या गैस का मॉलिक्यूल सिर्फ सॉलिड के सरफेस पर आके चिपकेगा एडजॉर्प्शन कहते हैं, लेकिन जब वही लिक्विड और गैस का मॉलिक्यूल जब सॉलिड के बल्क में चला जाएगा तो उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। दूसरी बात, जो सॉलिड के जो सरफेस की तरफ आ रहा होगा उसे एडजॉर्बेट कहते हैं, और जिसके सरफेस पर आ रहा होगा उसे एडजॉर्बेंट कहते हैं। और एडजॉर्प्शन कहां होता है, सिर्फ सरफेस पर होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के सरफेस पर ही अनबैलेंस फोर्स लेने के एक्टिव सेंटर होता है। ये वर्ड बोलना बहुत जरूरी है। एक्टिव सेंटर सिर्फ सॉलिड के सरफेस पर ही होता है, बल्क में नहीं होता है। इसीलिए जो एडजॉर्प्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर ही होता है। उसके बाद जिस सॉलिड बॉडी का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसमें अनबैलेंस फोर्स, मतलब उसमें एक्टिव सेंटर उतना ज्यादा होगा, और इसीलिए एडजॉर्प्शन का प्रोसेस भी वही ज्यादा होगा जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। और सॉलिड का एडजॉर्बेंट का एग्जांपल हम लोग को क्या क्या लेना है, सिलिका जेल, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दो नया वर्ड समझ लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सॉर्प्शन, और फिर कहते हैं इसे हम लोग डिसॉर्प्शन। तो आइए देखते हैं सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन क्या होता है, इस बात को भी हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो दो टर्म समझने जा रहे हैं वो है आपका सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन क्या होता है, आइए इस बात को समझ लीजिए। जैसे हमने क्या किया, ये यहां पर एक सॉलिड बॉडी कंसीडर किया, और यहां पर हम इस सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल को ला रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि लिक्विड और गैस का जो मॉलिक्यूल है वो सॉलिड के सरफेस में भी आ रहा है, और साथ ही साथ सॉलिड के बल्क में भी चला जा रहा है। तो जब लिक्विड और गैस का मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस के साथ साथ बल्क में भी जाए तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉर्प्शन। देखिए सरफेस पर जा रहा है तो हम लोग कहते हैं कि एडजॉर्प्शन हुआ है, बल्क में भी जा रहा है तो हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि जब एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों प्रोसेस को जोड़ देंगे तो यही तो कहलाता है आपका सॉर्प्शन।
कहने का मतलब जब लिक्विड या गैस का मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस के साथ साथ बल्क में भी जाके एक्यूमुलेट हो जाए, जमा हो जाए, तो उसी प्रोसेस को हम लोग सॉर्प्शन कहते हैं। इस बात को आप लोग देखते होंगे कि जो कपड़े को कलर किया जाता है हमारे सराउंडिंग में, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव है ना, आपके जान पहचान वाले जितने भी लोग हैं, आप देखते होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर का क्लोथ्स है, क्या उसको धुलने के कारण से क्या उसका सारा कलर निकल के बाहर चला जाता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जब कपड़ा को कलर किया जाता है डाइस के हेल्प से, तो वो जो कलर है वो कपड़ा के ऊपर भी जमा रहता है और अंदर भी जमा रहता है। तो सिंस वो कलर कपड़े के अंदर वाले पोर्शन में बल्क में चला जाता है, इसीलिए वो धोने से वॉश करने से बाहर नहीं निकलता है। तो कॉटन फाइबर्स में डाइस का जाके जमा होना, कपड़े के ऊपर रंग का आके जमा हो जाना, तो उसे हम लोग सॉर्प्शन का एग्जाम्पल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला टर्म आ रहा है जिसे हम लोग कह रहे हैं डिसॉर्प्शन। अगला जो वर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, इसे हम लोग कहते हैं डिसॉर्प्शन। अब डिसॉर्प्शन क्या होता है देखिए जरा। डिसॉर्प्शन को समझने से पहले हमें एडजॉर्प्शन का डायग्राम एक बार फिर से देखना होगा। तो एडजॉर्प्शन में क्या था, सॉलिड बॉडी ले रहे थे, इस सॉलिड बॉडी के ऊपर क्या था, सॉलिड बॉडी में क्या देखने को मिल रहा था कि सॉलिड के सरफेस के ऊपर लिक्विड या गैस का मॉलिक्यूल आके जमा हो जा रहा था, एक्यूमुलेट हो जा रहा था, ये हमें देखने को मिल रहा था। अब हम क्या करेंगे, हीट की मदद से या प्रेशर की मदद से सॉलिड के सरफेस से एडसॉर्बेट को हटा देना। जो यहां पर लिक्विड का जो मॉलिक्यूल था, इसे हम लोग क्या कह रहे थे, एडसॉर्बेट कह रहे थे, और सॉलिड को हम लोग क्या कह रहे थे, एडसॉर्बेंट कह रहे थे। तो हम लोग क्या कह रहे हैं स्टूडेंट कि एडसॉर्बेंट के सरफेस से एडसॉर्बेट को हटाना। कैसे हटाना, हीट चाहे प्रेशर लगा के। देखिए हम अपने बॉडी का एनर्जी लगा रहे हैं, इसका मतलब प्रेशर से इसको हटा रहे हैं। तो एडसॉर्बेट प्रेशर की मदद से या हीट की मदद से एडसॉर्बेट को एडसॉर्बेंट के सरफेस से हटा देना, इसे ही हम कहते हैं डिसॉर्प्शन। ये काम तो आपके घर में आपके पापा मम्मी रिलेटिव कई बार बोलते हैं। आपको बोला जाता होगा कि गाड़ी को, व्हीकल को, बाइक को धूप में नहीं लगाओ। क्यों? उसका रंग फेड हो जाएगा, मतलब उसके जो सरफेस पर कलर है वो आपका कलर जो है वो इवेपोरेट कर जाएगा। या फिर ये भी कहा जाता है कि गाड़ी को धूप में ना रखें क्योंकि उसमें जो ऑयल है, जो उसके टंकी में ऑयल है, वो इवेपोरेट कर जाएंगे। कपड़े को धूप में नहीं डालिए, रंग फेड हो जाएगा। बेसिकली वो कहना क्या चाहते हैं कि जो लिक्विड के पार्टिकल उस कपड़े के सरफेस पर हैं, जो कलर उस बाइक के ऊपर लगाया गया है, वो हीट की मदद से, सनलाइट की वजह से वो वहां से इवेपोरेट हो जाएगा। तो हीट लगा के, प्रेशर अप्लाई करके एडसॉर्बेट को एडसॉर्बेंट के सरफेस से हटा देना, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन। तो माय डियर स्टूडेंट, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिसॉर्प्शन के डेफिनेशन को फॉर्मूला के रूप में पूछा गया है। तो डिसॉर्प्शन में आप क्या कर रहे थे, आप एडसॉर्बेट को हटा रहे थे, एडसॉर्बेट को हटा रहे थे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डिसॉर्प्शन में अगर डिसॉर्प्शन हुआ है तो इसका मतलब एडसॉर्बेट को हटाया गया है एडसॉर्बेंट में से। एडसॉर्बेट या एडसॉर्बेंट को हटाया गया है एडसॉर्बेंट में से। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट डिसॉर्प्शन। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपको एडसॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, डिफरेंस बिटवीन द एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन, ये सारा वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं उस बात को। नेचर वाइज जो होता है ये आपका इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है। अब अगला पॉइंट देखिए स्टूडेंट, 4 पॉइंट के बाद अगला पॉइंट देखिएगा। मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिएगा। ये सॉलिड का बॉडी था और इस सॉलिड के बॉडी के ऊपर मतलब लिक्विड का मॉलिक्यूल या गैस का मॉलिक्यूल आके एडसॉर्ब हो गया। आने वाले को क्या बोले, एडसॉर्बेट, और जिसके सरफेस पर आया है उसे क्या बोले, एडसॉर्बेंट। और अगर मैं फिजिकल एडसॉर्प्शन के बारे में बात कर रहा हूं तो एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो थोड़ा सा भी अट्रैक्शन होगा
तो एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट आके जुड़ जाएगा। तो गैस के मॉलिक्यूल जैसे जैसे इसके पास आते हैं तो थोड़े से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से भी जुड़ते चले जाते हैं। गैस के मॉलिक्यूल जैसे ही इस सॉलिड मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आए तो थोड़ा सा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये दोनों आपस में जुड़ते चले जाएंगे। गैस के मॉलिक्यूल जैसे ही सॉलिड सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएंगे और उनके बीच में थोड़ा सा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर होगा तो ये यहां पर आके जुड़ते चले जाएंगे। तो सिर्फ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही ये दोनों जुड़ जाते हैं, इसीलिए एक से ज्यादा लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस केस में जो एडसॉर्बेट होगा ये एक से ज्यादा लेयर बनाएगा, मतलब मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या होता है स्टूडेंट, इस केस में क्या होता है, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये है आपका सॉलिड बॉडी और इस सॉलिड बॉडी के ऊपर ये आपका मान लेते हैं एक्टिव सेंटर है, अनसैटिस्फाइड वैलेंसी है जो मैं अभी इसके पहले डायग्राम में बना के दिखाया था। हाइड्रोजन गैस आया और इस सॉलिड बॉडी के साथ, निकल के बॉडी के साथ, पैलेडियम के बॉडी के साथ या प्लैटिनम मेटल के साथ आके यहां पर इसके सरफेस पे एक्टिव सेंटर से जुड़ गया। तो अब क्या हुआ, एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड बन गया। अब तो एक्टिव सेंटर कहीं खाली नहीं है, अनबैलेंस फोर्स अब तो कहीं से नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब जब एक्टिव सेंटर कहीं खाली नहीं है तो अब आने वाला कोई भी गैस का मॉलिक्यूल अब इस सरफेस के ऊपर जमा नहीं हो सकता है। मैंने इसमें क्या बताया था कि केमिकल एडसॉर्प्शन कब होता है, जब आपका एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड बनता है। और बॉन्ड कैसे बनेगा, जब एक्टिव सेंटर खाली होगा। जैसे ही बॉन्ड बन चुका होगा तो फिर एक्टिव सेंटर खत्म, और एक्टिव सेंटर खत्म हो गया तो आने वाला कोई भी गैस यहां पे एडसॉर्ब नहीं होगा। तो हम क्या देखने को मिल रहा है कि सिर्फ गैस का एक ही लेयर देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो केमिकल एडसॉर्प्शन होता है, ये केमिकल एडसॉर्प्शन आपका यूनिमॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन करता है, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन करता है। अब अगला पॉइंट समझिए, आने वाला दो डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस, जरा ध्यान देंगे आप यहां पे, हाइड्रोजन गैस जो है वो इस निकल, पैलेडियम या फिर प्लैटिनम के सरफेस पर, मैं मान रहा हूं कि या तो ये निकल होगा या तो ये पैलेडियम है या फिर ये प्लैटिनम है, और इस सॉलिड बॉडी के ऊपर ये हाइड्रोजन गैस आके चिपक रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। लेकिन आप यहां पर देखिए स्टूडेंट कि आप जानते हैं कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। इस कंडीशन में इस हाइड्रोजन और इसका भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया है और ये स्टेबल है। लेकिन लेफ्ट में रहने वाला हाइड्रोजन और राइट में रहने वाला हाइड्रोजन दोनों का ड्यूप्लेट पूरा है, ये स्टेबल है। तो इस कंडीशन में स्टेबल होने के कारण से ये गैस का मॉलिक्यूल इस सॉलिड सब्सटेंस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये गैस का मॉलिक्यूल इस सॉलिड के सरफेस पर जाके एब्जॉर्ब हो, चिपके, तो इसका मतलब है इसे भी हमें स्टेबल से अनस्टेबल बनाना होगा। स्टेबल कैसे है, ड्यूप्लेट होने की वजह से। ड्यूप्लेट कैसे बनता दिख रहा है, इनके बीच में बॉन्ड बनने की वजह से। तो अगर मैं किसी कारण से इनके बीच का बॉन्ड को तोड़ दूं और बॉन्ड तोड़ने के बाद इस दोनों हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट खत्म हो जाएगा, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये यहां पर अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होने के बाद अब ये भी चाहेगा कि ये स्टेबल हो जाए, वापस से स्टेबल हो जाए, और स्टेबल होने के लिए वो सॉलिड के साथ बॉन्ड बनाने का इच्छा शो करेगा, टेंडेंसी शो करेगा। तो हमें पहले क्या करना पड़ा, हाइड्रोजन गैस को निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम के सरफेस पे एब्जॉर्ब करवाने के लिए बॉन्ड को तोड़ना पड़ा। मतलब वहां पर हमें अपना एनर्जी लगाना पड़ा। तो अपना एनर्जी हमें लगाना पड़ रहा है, तो हमें एनर्जी देना पड़ रहा है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि ये जो प्रोसेस है केमिकल एडसॉर्प्शन का, शुरू में हमें एनर्जी देना पड़ रहा है। इसका मतलब ये स्टार्टिंग में एंडोथर्मिक हुआ, अब जब बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में फिर एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे अब लिख रहा हूं कि शुरुआत में हमें एनर्जी देना होता है। एनर्जी दिए थे तभी तो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा था। इसका मतलब ये शुरुआत में एंडोथर्मिक हुआ, एंडोथर्मिक हुआ, और जब हाइड्रोजन और निकल के बीच में बॉन्ड बन गया फिर एनर्जी रिलीज हो जाता है। तो स्टार्टिंग में एंडोथर्मिक होता है और बाद में ये एक्सोथर्मिक हो जाता है।
अब हमें यहां क्या देखने को मिला था कि आने वाला लिक्विड या गैस का मॉलिक्यूल वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी आके जुड़ गया था। हमें इसमें एनर्जी देने का जरूरत तो नहीं पड़ा था। इसका मतलब है ये प्रोसेस में हमें एनर्जी देने का जरूरत नहीं है, ये एंडोथर्मिक नहीं है, ये आपस में अपने आप खुद से ही जुड़ जाते हैं और एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। इसका मतलब ये प्रोसेस जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हमें इसमें एनर्जी पहले देना पड़ा है, इसीलिए केमिकल एडजॉर्प्शन को करवाने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। इसे हमें एनर्जी देने का जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यहां पर लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। अगर आप एनर्जी दे रहे हैं तो आप कहिएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी का कुछ ना कुछ वैल्यू है, और अगर आप बाहर से एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो आप कहिएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कुछ नहीं है। तो हमें यहां पर एनर्जी नहीं देने का जरूरत है, ये तो अपने आप हो जाता है। मतलब यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी मैं शॉर्ट में लिखा हूं नेग्लिजिबल, और यहां हमें एनर्जी देना पड़ता है, इसीलिए हम कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे प्लीज ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, एडजॉर्प्शन दो टाइप का होता है। ये दो टाइप का एडजॉर्प्शन किस आधार पे कहा गया है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे। अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो उसे फिजिजॉर्प्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, कोवैलेंट चाहे आयनिक बॉन्ड हो, तो उसे केमिकल एडजॉर्प्शन। पॉइंट नंबर 2, यहां वीक बॉन्ड बनता है इसीलिए कम एनर्जी रिलीज होता है, यहां स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है इसीलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। सभी गैस मॉलिक्यूल में वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए कोई भी गैस आके इस सॉलिड के सरफेस में चिपक जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि नॉन स्पेसिफिक नेचर का है। लेकिन यहां पर इस केस में वही गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस की तरफ आएंगे जो सॉलिड से रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब आने वाला गैस रिएक्ट करने वाला होना चाहिए, खासम खास होना चाहिए, इसीलिए स्पेसिफिक नेचर का है। यहां वीक बॉन्ड बनता है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, तो इसे हम खुद एनर्जी लगा के तोड़ भी सकते हैं। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। यहां अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो फिर इसे इजी वे में तोड़ा नहीं जा सकता है, मतलब ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल होता है। यहां एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वीक बॉन्ड बनने के कारण से ये एडजॉर्प्शन हो जाता है। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से बहुत सारा लेयर बन जाता है एडजॉर्बेट का, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। एक बार बॉन्ड बन गया, एक्टिव सेंटर खत्म हो गया, तो फिर आने वाला गैस इससे नहीं जुड़ पाएगा, इसीलिए यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। मैंने अभी बताया था कि यहां पर पहले हमें एनर्जी देना पड़ता है, इसीलिए एंडोथर्मिक है। एनर्जी देके जब गैस मॉलिक्यूल को हम लोग अनस्टेबल बना देते हैं तो फिर वो गैस मॉलिक्यूल जाके सॉलिड के साथ बॉन्ड बना लेता है और फिर एनर्जी रिलीज कर देता है। तो पहले हमें एनर्जी देना पड़ा तब रिएक्शन हुआ, इसीलिए हम इसे कहते हैं एंडोथर्मिक और फिर बाद में एक्सोथर्मिक। यहां हमें एनर्जी देने का जरूरत नहीं है, यहां अपने से जाके जुड़ा एनर्जी रिलीज कर दिया, एक्सोथर्मिक। हमने एनर्जी नहीं दिया, इसीलिए कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत नहीं है, इसमें हमें एनर्जी देना पड़ा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत है। हमें पहले एनर्जी देना पड़ा ताकि उसके बीच का बॉन्ड टूटे। इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगा, एडजॉर्प्शन जो होगा, उसके लिए हाई टेम्परेचर का जरूरत है। यहां हमें एनर्जी देने का जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये लो टेम्परेचर पर होता है। अब एक बात यहां से कंफ्यूजन स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर फिजिकल एडजॉर्प्शन में आपने हमें पढ़ा दिया कि ये आपका एक्सोथर्मिक है और केमिकल एडजॉर्प्शन में आपने हमें पढ़ा दिया कि दोनों है। तो अगर जनरल वे में पूछा जाए कि एडजॉर्प्शन किस तरह का प्रोसेस है तो हम क्या बोलेंगे? तो स्टूडेंट जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि एडजॉर्प्शन किस तरह का प्रोसेस है तो आपका जवाब निकल के आएगा कि एडजॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि बॉन्ड तो दोनों जगह बनता है, एनर्जी तो दोनों जगह रिलीज होता है, इसीलिए आप सीधा सीधा कहेंगे कि एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम का इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब टॉपिक को फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो अब हम लोग इस स्टेज पे आ गए हैं कि हम लोग अब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच के डिफरेंस को, अंतर को हम लोग समझ सकें। मैं थोड़ा सा यहां पर पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, मैं ए के बाद लिख रहा हूं डी और पढ़ रहा हूं एडजॉर्प्शन।
ए के बाद मैं लिख रहा हूं बी और इसे पढ़ रहा हूं एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं एडजॉर्प्शन का, तो एडजॉर्प्शन में लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल कहां पर आके जमा होते हैं? सरफेस पर। तो कहा गया कि एडजॉर्प्शन जो है ये सरफेस पर होने वाला प्रोसेस है। लेकिन एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, तो एब्जॉर्प्शन में हम लोग क्या देख रहे थे कि लिक्विड और गैस का जो मॉलिक्यूल है वो अंदर वाले पोर्शन में, मतलब सॉलिड के बल्क में चला जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क में होने वाला प्रोसेस है। ये था पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इसमें क्या बोला गया कि जो लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल का जो मात्रा है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इज मोर, कहां मात्रा ज्यादा देखने को मिलता है? सरफेस में। सरफेस पर हो रहा है तो सरफेस पर ही मात्रा ज्यादा होगा, अमाउंट ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज मोर ऑन द सरफेस एज कंपेयर टू द बल्क। मैं काम की बातें लिख रहा हूं, नोट्स में आपको डिटेल से मैं लिख के दे दिया हूं, जितना जरूरत है मैं उतना ही कीवर्ड को मैं सिर्फ यहां पर लिख रहा हूं। तो एडजॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पर होता है, एडजॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पर होता है, इसीलिए सब्सटेंस का मात्रा सरफेस पर ज्यादा होता है। इसमें हमें क्या देखने को मिला कि लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल कहां चले गए? बल्क में चले गए। तो हम कह सकते हैं यहां पर सब्सटेंस का मात्रा कहां ज्यादा होता है? बल्क में ज्यादा होता है, बल्क में। लेकिन हम लोग कह सकते हैं अच्छा बल्क में हर जगह सेम होता है, बल्क में हर जगह सेम होता है। यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए कि ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन आपका सरफेस है। तो देखिए यहां यहां जमा हुआ, यहां जमा हुआ, थोड़ा यहां जमा हुआ, लेकिन नीचे वाले पोर्शन में नहीं जा सका। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि सरफेस पर कंसंट्रेशन आपका यहां पर ज्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू द बल्क। लेकिन अगर आप बात करेंगे एब्जॉर्प्शन में, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? लिक्विड और गैस का मॉलिक्यूल बल्क में चला जाता है और बल्क में हर जगह चला जाता है, बल्क में हर जगह चला जाता है। तो हर जगह हमें मात्रा बराबर दिख रहा है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि एब्जॉर्प्शन में लिक्विड या फिर गैस का अमाउंट और कंसंट्रेशन हर जगह सेम रहता है, सेम थ्रू आउट द मटेरियल। देखो इस डायग्राम से समझो, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं मानता हूं कि यहां पर एडजॉर्प्शन में गैस और लिक्विड का मॉलिक्यूल सरफेस पर आके जमा होता है, लेकिन देखो इस अपर सरफेस पर जमा हुआ, इस राइट वाले सरफेस पर कुछ जमा हुआ, इस लेफ्ट वाले सरफेस पर कुछ जमा हुआ, और इक्का दुक्का कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल था जो बॉटम वाले सरफेस पर जाके जमा हुआ। सरफेस पर तो जाके जमा हुआ, लेकिन क्या हर सरफेस पर सेम है? नहीं, हर सरफेस पर सेम नहीं है। ऊपर वाले सरफेस पर ज्यादा है, नीचे वाले सरफेस पर कम है। लेकिन यहां सरफेस का कंपैरिजन नहीं करना है, यहां कंपैरिजन करना है सरफेस का बल्क के साथ, बाहर वाले एरिया का अंदर वाले एरिया के साथ। तो एडजॉर्प्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सरफेस पर कंसंट्रेशन ज्यादा है और बल्क में कंसंट्रेशन कम है। इसमें क्या देखने को मिला कि लिक्विड और गैस का मॉलिक्यूल कहां चला गया? अंदर वाले एरिया में, बल्क में गया, और बल्क में हमें हर जगह लिक्विड का या फिर गैस का अमाउंट, कंसंट्रेशन सेम दिख रहा है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर एब्जॉर्प्शन हुआ है, अगर लिक्विड और गैस का मॉलिक्यूल सॉलिड के बल्क में गया है, तो वो बल्क के हर रीजन में, अंदर वाले हर पोर्शन में एक समान ही आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल कंसिडर करो बच्चे रसगुल्ले का। रसगुल्ला को आप पहला बाइट खाओ या फिर उसका आखिरी बाइट खाओ, उसका मिठास तो आपको कम नहीं लगता है, जस्ट बिकॉज जो चीनी का चाशनी था वो रसगुल्ला के अंदर वाले हर पोर्शन में जाके जमा हो गया है, बल्क में हर जगह इक्वल मात्रा में जाके जमा हुआ है चीनी का मॉलिक्यूल, चीनी का पार्टिकल, शुगर का पार्टिकल, इसीलिए आपको मिठास एक समान दिख रहा है। तो यही बात तो मैं एब्जॉर्प्शन में आपको यहां पर समझा रहा हूं कि अगर एब्जॉर्प्शन होगा या फिर अगर एब्जॉर्प्शन हुआ है और लिक्विड का मॉलिक्यूल सॉलिड के बल्क में गया है, तो वो बल्क में हर जगह प्रेजेंट होगा, इसीलिए कहते हैं सेम थ्रू आउट द मटेरियल। अब सुनिए ध्यान से थर्ड डिफरेंस इसके बीच में। एब्जॉर्प्शन जो है वो शुरू में, मैं यहां पर लिख रहा हूं इनिशियली, शुरू में इनिशियली जो होता है, शुरू में जो होता है वो फास्ट होता है, लेकिन बाद में क्या होता है? बट स्लोज डाउन लेटर ऑन, आफ्टरवर्ड्स या लेटर ऑन। शुरू में एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, बाद में जैसे जैसे समय बीतते जाता है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्लो होते जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं इस बात को अभी तुरंत एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी डिफरेंस के हिसाब से समझ लो कि एब्जॉर्प्शन का
प्रोसेस के होने का जो स्पीड है, मतलब लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल का सॉलिड के सरफेस पर आके चिपकने का जो स्पीड है, शुरू शुरू में तेज होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते चला जाएगा वो लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल का सॉलिड के सरफेस पर आके चिपकने का जो स्पीड होगा वो कम होते चला जाएगा। लेकिन बात करेंगे एब्जॉर्प्शन का, तो इट टेक्स प्लेस विथ द यूनिफॉर्म रेट। कहने का मतलब सेम स्पीड से चलते रहता है। जितना स्पीड स्टार्टिंग में रहता है उतना ही स्पीड कुछ देर के बाद होता है और उतना ही स्पीड रिएक्शन के बिल्कुल लास्ट में होता है। तो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में स्पीड लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल का बल्क में जाने का जो स्पीड है लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल का वो सेम रहता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म रेट से होता है। लेकिन इसमें शुरू में ज्यादा बाद में कम, इसीलिए ये नॉन यूनिफॉर्म रेट से होता है, या कह सकते हैं शुरू में ज्यादा और आखिरी में आपका कम। उसके बाद स्टूडेंट पॉइंट नंबर अगर हम 4 पे बात करेंगे तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड होगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। और अगर 5th पॉइंट में बात करेंगे तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो एब्जॉर्प्शन जो है वो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि जब एब्जॉर्प्शन होगा तो वहां एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी बाहर चला जाता है। लेकिन जहां एब्जॉर्प्शन होगा वहां एनर्जी अंदर जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब यहां से हीट एनर्जी रिलीज होता है, हीट एनर्जी रिएक्शन से बाहर जाता है। एब्जॉर्प्शन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब यहां हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, यहां हीट एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा, हीट एनर्जी यहां आपको लगाना पड़ेगा, यहां हीट एनर्जी आपको मिलेगा, हीट यहां रिलीज होगा, हीट यहां एब्जॉर्ब होगा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अगर जोड़ना चाहते हैं तो 6 डिफरेंस में आप क्या जोड़ेंगे? मैं ऊपर लिख देता हूं। 6 डिफरेंस में क्या लिखेंगे आप? मैं यहां पर कह रहा हूं वाटर वेपर, और यहां पर भी मैं कह रहा हूं वाटर वेपर। अब बताओ कि सॉलिड में क्या ले लूं, एब्जॉर्बेंट के रूप में क्या ले लूं कि वो एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल हो जाए। तो H2 वेपर ऑन सिलिका जेल अगर बोला जाए तो ये एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है। और H2 वेपर वाटर वेपर, H2O वेपर वाटर वेपर को जब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ अगर लिख दिया जाए तो ये आपका एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है, एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है। तो उम्मीद करता हूं कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में आपको जो डिफरेंस है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब ये टॉपिक आगे आने वाले टॉपिक से जुड़ेगा, इसीलिए समझना जरूरी है। देखिए, एक्सटेंट का मतलब होता है अमाउंट, कहता है किसी भी सॉलिड के सरफेस पर कितना लिक्विड का मॉलिक्यूल या कितना गैस का मॉलिक्यूल आके एब्जॉर्ब हो रहा है। तो लिक्विड का कितना मॉलिक्यूल, गैस का कितना मॉलिक्यूल आके एब्जॉर्ब हो रहा है। सीधा सीधा बोले तो एब्जॉर्बेट का कितना अमाउंट इस सॉलिड के, इस एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर आके एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जितना अमाउंट लिक्विड का या फिर जितना अमाउंट गैस का आके एब्जॉर्ब होगा, तो इस लिक्विड या गैस के अमाउंट को, इस एब्जॉर्बेट के अमाउंट को ही हम लोग कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। किसी ने कहा कि 2 ग्राम गैस आके एब्जॉर्ब हुआ, किसी ने कहा 3 ग्राम गैस आके एब्जॉर्ब हुआ, किसी ने कहा 4 ग्राम गैस आके एब्जॉर्ब होगा। तो हमने मान लिया कि x ग्राम आके एब्जॉर्ब हो रहा है। किसके ऊपर? ये सॉलिड बॉडी के ऊपर। तो हो सकता है कि सॉलिड का जो वेट होगा ये 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, मैं मान लेता हूं m ग्राम होगा। तो ये m ग्राम किसको बता रहा है? ये सॉलिड को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? ये लिक्विड चाहे गैस को बता रहा है। सीधा सीधा ये किसको बता रहा है? एब्जॉर्बेट को बता रहा है। और ये किसको बता रहा है? एब्जॉर्बेंट को बता रहा है। और ये क्या बता रहा है? ये इंटरफेस को बता रहा है, मतलब ये वो जगह होगा जहां पर लिक्विड या फिर गैस के मॉलिक्यूल के और सॉलिड के मॉलिक्यूल दोनों पाए जाते होंगे। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, x इज द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट, m इज द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, आप छोटे से क्लास में
मैथ्स में ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी क्वांटिटी आपको पता होता है उसे आप पहले लिखते हैं, लेफ्ट में लिखते हैं, और जो नहीं पता होता है, निकालना होता है, उसे आप राइट में लिखते हैं। ये मैथ्स में तो आप कई बार किए होंगे, फिजिक्स में भी कई बार किए होंगे, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में भी कई बार किए हैं। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन में हमें किसके बारे में पता करना है? एडजॉर्बेट के बारे में पता करना है कि कितना एडजॉर्बेट आ रहा है। मतलब एडजॉर्बेट तो हम लोग को पता नहीं है, तो जो पता नहीं है उसको बाद में लिखेंगे, राइट में लिखेंगे। लेकिन एडजॉर्बेंट तो हमको पता है कितना ग्राम है, m ग्राम है। एडजॉर्बेंट का हमको मास तो पता है, तो इसका मतलब एडजॉर्बेंट का मास पता है, तो जो पता होगा उसको पहले लिखेंगे। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, लेट ऑन m ग्राम ऑफ mm ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, let on m gram of adsorbent the amount of adsorbate is x ग्राम। तो हम पता कर लेते हैं कि 1 ग्राम अगर एडजॉर्बेंट रहेगा तो कितना अमाउंट एडजॉर्ब होगा एडजॉर्बेट का, तो ये हो जाएगा x बाई m ग्राम। तो मैंने क्या बोला, द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट का कितना मात्रा, द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज नोन एज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। कितना गैस का मात्रा इस सॉलिड के सरफेस पर आके एडजॉर्ब हो रहा है, कितना लिक्विड का अमाउंट इस सॉलिड के सरफेस पर आके एडजॉर्ब हो रहा है। सीधा सीधा कहें कि कितना अमाउंट एडजॉर्बेट का इस एडजॉर्बेंट के सरफेस पर आके एडजॉर्ब हो रहा है, इसे ही हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कहेंगे। एक्सटेंट का मतलब अमाउंट, किसका अमाउंट, लिक्विड या गैस का अमाउंट, किसका अमाउंट, एडजॉर्बेट का अमाउंट, किस पर अमाउंट, एडजॉर्बेंट के ऊपर, और इसको किस सिंबल से दिखाएंगे, x बाई m सिंबल से दिखाएंगे। अब स्टूडेंट अगर आप एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन समझ गए होंगे तो हम लोग देखने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। मतलब एडजॉर्प्शन किस किस कारण से प्रभावित होता है, किस किस कारण से एडजॉर्प्शन चेंज हो सकता है, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो हम लोग के टॉपिक का नाम क्या है, हम लोग के टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन किस कारण से बदल सकता है, चेंज हो सकता है, घट या बढ़ सकता है, इसमें हम देखने जा रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर है, सबसे पहले हम लोग का आएगा नेचर। किसका नेचर, एडजॉर्बेट का नेचर, मतलब लिक्विड या गैस का नेचर। फिर और किसके, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट इसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 3 सरफेस एरिया, पॉइंट नंबर 4 टेम्परेचर, और पॉइंट नंबर 5 प्रेशर। तो ये 5 ऐसे फैक्टर हैं जो ऑब्जेक्टिव में भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये 5 ऐसे फैक्टर हैं जिस कारण से एडजॉर्प्शन का वैल्यू चेंज हो सकता है, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो आइए इसी बात को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं।